अभी हम लोग देखने वाले हैं कास्टिंग के बारे में। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखेंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूले जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा गेट वगैरह के लिए और पीएसयूज या कि यूपीपीएससी ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कास्टिंग में सबसे पहले अलाउंसेस और अलाउंसेस ऑन पैटर्न। तो देखिए अलाउंस हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हमने कास्टिंग में मोल्टेन मेटल को डाला मोल्ड में और वो कास्ट हुआ, और कास्ट होने के बाद हमको सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए, तो उसके लिए हम मशीनिंग करेंगे। सपोज करिए इतना हमने निकाला कास्टिंग के बाद और इसको हमने मशीनिंग कर दी, तो इसका डायमेंशन कम हो जाएगा, है ना। तो हम पहले से ही ज़्यादा डायमेंशन रखते हैं ताकि हम उसमें ज़्यादा अलाउंस दे के रखते हैं, ताकि हम जब मशीनिंग करें या कि जब श्रिंकेज हो तो उन सबको वो कवर हो जाए। तो उसी को सबसे पहले स्टडी करते हैं अलाउंसेस ऑन पैटर्न। तो पैटर्न में किस तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर श्रिंकेज अलाउंस लिखा हुआ है। श्रिंकेज अलाउंस मतलब जब गर्म रहेगा, मोल्टेन स्टेट में रहेगा, उसके बाद जब सोल्डिफाई होगा तो श्रिंक होगा। तो देखिए 3 तरीके से श्रिंकेज होता है। सबसे पहला होगा लिक्विड श्रिंकेज, जब मोल्टेन स्टेट में रहेगा तो वो रहता है। फिर उसके बाद होगा जब जैसे ही मोल्टेन से सॉलिड में जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, तो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा। और फिर सॉलिडिफाई होगा रूम टेम्परेचर में, तो रूम टेम्परेचर में सॉलिडिफाई हो जाएगा, तब इसका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा। तो तीनों श्रिंकेज में जो सबसे ज़्यादा रहता है वो लिक्विड श्रिंकेज रहता है। उसके बाद फिर सॉलिड श्रिंकेज, तो सबसे ज़्यादा रहेगा लिक्विड, फिर लिक्विड के बाद रहेगा सॉलिड, सॉलिड के बाद रहेगा सॉलिडिफिकेशन। तो ये 3 श्रिंकेज का आपको क्रम याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में रहता है। अब ये जो 2 श्रिंकेज है इनका कंपनसेशन हम लोग करेंगे राइजर के थ्रू। जो हम लोग राइजर लगाते हैं तो उसके थ्रू इन दोनों का कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है और राइजर जो रहेगा वो भी लिक्विड में रहेगा, तो उसको कंपनसेट कर देगा। तो ये दोनों कंपनसेट हो जाएंगे राइजर से। और जो तीसरा वाला है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये हो जाएगा हम मोल्ड का साइज ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे। तो मोल्ड का साइज हम ज़्यादा जब बना के रखेंगे तो फिर श्रिंकेज होने के बाद वो वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। तो इस 3 तरीके के श्रिंकेज रहते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होता किस में है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में। इसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रास, सबसे ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन सॉलिड श्रिंकेज सबसे ज़्यादा रहता है ब्रास में। लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन ज़्यादा रहेगा अल्मोनियम में, और टोटल श्रिंकेज लिक्विड सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड तीनों श्रिंकेज सबसे ज़्यादा रहेगा स्टील में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में। फिर ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस, ड्राफ्ट हो गया और टेपर अलाउंस रहेगा, तो ये लगभग 1/2 से 2 डिग्री तक हम लोग देते हैं, ताकि निकालने में आसानी रहे। जो अपना सॉलिडिफाई होने के बाद जो हमको मटेरियल मिलेगा उसको निकालने में मोल्ड से आसानी रहे, तो इसके लिए ड्राफ्ट अलाउंस रहता है। ड्राफ्ट या कि टेपर अलाउंस बोलेंगे इसको, 1/2 से 2 डिग्री तक रहता है। फिनिशिंग अलाउंस पॉजिटिव में देते हैं। श्रिंकेज अलाउंस सेक और रैपिंग अलाउंस जो कि निगेटिव रहता है, तो सेक और रैपिंग अलाउंस निगेटिव रहता है। फिर डिस्टॉर्शन अलाउंस वेरी लेस थिकनेस के लिए रहता है। वेरी लेस थिकनेस जब रहेगा अपना हमको बहुत लेस थिकनेस की कास्टिंग चाहिए, तो उसमें हम अलाउंस देते हैं जो कि है डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो ये अलाउंस है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ पैटर्न में अगर हमको ज़्यादा मास प्रोडक्शन चाहिए तो गेटेड पैटर्न होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मास प्रोडक्शन अपने को करनी है तो गेटेड पैटर्न रहेगा। फिर मैच प्लेट पैटर्न कब रहता है, कॉम्प्लेक्स शेप के लिए, पिस्टन रिंग के लिए मैच प्लेट पैटर्न रहेगा। स्वीप पैटर्न कब रहेगा, 3D कास्टिंग के लिए, जैसे कि हमको मंदिरों की घंटी वगैरह बनानी है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बनाना है या कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो स्वीप पैटर्न से बनेगा। तो ध्यान रखिए स्वीप पैटर्न में सिमेट्रिकल लोम सैंड यूज करते हैं। लोम सैंड 50% क्ले रहता है और 50% सिलिका। यहाँ सैंड की बात हो रही तो एक और सैंड आता है जिसको कि बोलते हैं सिलिका सैंड। तो सिलिका सैंड में क्या कंपोजिशन रहता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सिलिका सैंड का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, जो कि है सिलिका सैंड उसको बोलते हैं, मतलब माउल्डिंग सैंड बोलेंगे। जैसे लोम सैंड है ना, लोम सैंड में 50% क्ले और 50% सिलिका है। तो एक दूसरा होता है जिसको कि बोलते हैं माउल्डिंग सैंड। तो माउल्डिंग सैंड में ध्यान रखिए कि सिलिका रहेगा 70 to 80% सिलिका रहेगा। और फिर क्ले रहेगा, क्ले कितना परसेंट रहेगा, अराउंड 10 to 20%। और वाटर रहेगा लगभग 3 से 6%। तो वाटर 3 से 6% और एडिटिव 1 to 6% या कि 1 to 4%। इस तरीके से फॉलो बोर्ड पैटर्न वो होता है जैसे कि सपोज करिए आपने कुछ ऐसा बनाया है ना
इस तरीके के आपकी कुछ कास्टिंग है, तो यहाँ जब यहाँ पर कास्टिंग पड़ेगी और तो ये टूटने का एक डर टाइप का रहता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर एक लकड़ी का या कि किसी चीज़ का इस तरीके से सपोर्ट के लिए लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉर स्ट्रक्चरली वीक पैटर्न के लिए रहता है फॉलो बोर्ड पैटर्न। उसके बाद देखिए कोर डिजाइनिंग में, तो कोर डिजाइनिंग में हम कोर डिजाइनिंग में ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, सीधे ध्यान रखिए रो जीबी आपको 2 डेंसिटी दिया रहेगा मटेरियल का और लिक्विड का, और वॉल्यूम दिया रहेगा कास्टिंग का, तो रो जीबी आप लगा देंगे तो उससे हो जाता है। मोल्डिंग सैंड, तो ये मोल्डिंग सैंड की जो बात कर रहा था यहाँ पर दिया हुआ है, और नेचुरली अवेलेबल क्ले कौन कौन से हैं, तो केलोनाइट है और बेंटोनाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, तो मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, तो देखिए मोल्डिंग सैंड में रिफैक्ट्रीनेस उसकी चाहिए हायर टेम्परेचर में ताकि वो रह सके, जो कि सिलिका सैंड का हायर टेम्परेचर कितना रहता है 1710 डिग्री सेल्सियस और सिरेमिक का 4000। फिर परमेबिलिटी में ध्यान रखिए कि एबिलिटी टू अलाउ गैसेस टू एस्केप, ये परमेबिलिटी है। तो परमेबिलिटी देखिए प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैस फ्लो हो पाती है, उसी को हम परमेबिलिटी यहाँ पर बोल रहे हैं। परमेबिलिटी नंबर होता है VH अपॉन पैट, याद रखना है। V वॉल्यूम है, H हाइट है, P प्रेशर है, A एरिया है और T टाइम है। टाइम मिनट में रहेगा, और इन चारों की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3007 अपॉन 3000.7 डिवाइडेड बाई T, और यहाँ पर T मिनट में है, तो आपको टाइम दिया रहेगा और ये सारी वैल्यू आप रखेंगे तो परमेबिलिटी नंबर आ जाएगा। और वैसे भी क्या क्या वैल्यू होती है VH और इसकी, तो ये वैल्यू ये है, वॉल्यूम है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, H इज इक्वल्स टू D रहेगा 5.08, A इज इक्वल्स टू पाई फोर D स्क्वायर आप लगाएंगे, T टाइम मिनट में रहेगा। और अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है, आप परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज कर रहे हो, वाटर उसमें और जोड़ रहे हो, तो परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। एक टाइम के बाद 8% वाटर के बाद और आप वाटर ऐड करोगे तो परमेबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। इसी तरीके से अब ये एक्चुअली में ग्राफ ऐसे कुछ रहना चाहिए साथ में ही। फ्लोएबिलिटी क्या रहता है, अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो फ्लोएबिलिटी उसकी कम होगी, और फिर जब वाटर का कंटेंट 6% से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लोएबिलिटी उसकी बढ़ने लगेगी। इसी में स्ट्रेंथ भी रहता है, तो देखिए स्ट्रेंथ का क्या ग्राफ रहता है, स्ट्रेंथ का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, आप वाटर ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो फिर हार्डनेस, तो हार्डनेस इट शुड बी बिलो 60 to 80 टू विथस्टैंड द लिक्विड मेटल प्रेशर। ग्रेन फाइनेस नंबर, तो ग्रेन फाइनेस नंबर क्या है, 1 अपॉन परमेबिलिटी नंबर है ग्रेन फाइनेस नंबर। फिर एडेसिव प्रॉपर्टी, तो डिफरेंट मटेरियल के लिए एडेसिव प्रॉपर्टी होता है, और कोहेसिव प्रॉपर्टी ये तो सेम के लिए रहता है, जो कि अपना फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर लग रहा है। अगर सेम फ्लूइड में है तो कोहेसिव रहेगा, और अलग अलग फ्लूइड में है इंटरफेस में एडेसिव लगता है, और ये सारी प्रॉपर्टी इंटरफेस के लिए रहती हैं एडेसिव प्रॉपर्टी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, देखिए कोलैप्सिबिलिटी ये है कि इजीली जो है मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर मोल्ड बनाया हुआ था, इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको निकालना है ना, तो ये मोल्ड जब अपना मटेरियल यहाँ पर मोल्टन मेटल हमने पावर किया फिर सॉलिडिफाई होगा तो इतना कुछ बन गया, अब ये आराम से यहाँ से निकल जाए। यहाँ से निकलने के लिए क्या चाहिए कि जब हम इसको तोड़े तो ये आराम से टूटे, तो उसी को बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। और कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड या कि फ्लोर, इस तरीके से हम कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एडेटिव्स यूज़ करते हैं, सॉडस्ट या कि वुड फ्लोर, ये जो हमने बात की अभी, तो ये कोलैप्सिबिलिटी परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। फिर मोलेसिस या डेक्सट्रिन, ये मोल्ड हार्डनेस के लिए रहता है। मोलेसिस डेक्सट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है Fe2O3 Al2O3 हॉट हार्डनेस के लिए है, कोल्ड डस्ट है सरफेस फिनिश के लिए, कोल्ड डस्ट है सरफेस फिनिश के लिए। फिर गेटिंग डिज़ाइन में चलते हैं, तो देखिए गेटिंग डिज़ाइन में हमको ध्यान रखना है कि गेटिंग डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। तो गेटिंग डिज़ाइन में जाने से पहले आपको कुछ आइडिया रहना चाहिए किस तरीके से कास्टिंग में काम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से पावरिंग बेसिन रहेगा जहाँ पर कि मोल्टन मेटल रहेगा, ठीक ना, और यहाँ से इस तरीके से स्क्रू कनेक्ट रहेगा, और स्क्रू में लास्ट में नीचे ये लगा रहता है स्प्लैश कोर। फिर यहाँ पर स्प्लैश कोर लगा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर स्किन बॉब रहता है, और स्किन बॉब के बाद लास्ट में इधर जुड़ा रहता है अपना मोल्ड। मोल्ड के साथ अगर राइजर है तो ऊपर रहेगा राइजर, और
और ये जो मेन लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं पार्टिंग लाइन, और इसके ऊपर वाले पैटर्न को बोलते हैं कोप, और नीचे को बोलते हैं ड्रैग। ये कोप और ड्रैग हो गया, और ये हो जाएगा मोल्ड, ये हो जाएगा राइजर, ये हो गया स्किम बॉब, ये हो जाएगा स्प्लैश कोर, यहाँ पर जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमेशा एग्जाम में पूछेगा कंट्रोल द फ्लो, तो फ्लो को कंट्रोल कौन करता है, उसके लिए हमेशा होता है चोक। कंट्रोल द फ्लो, कंट्रोल द फ्लो कौन कंट्रोल करेगा फ्लो को, ये होता है हमेशा चोक। अगर चोक ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर स्प्रू। अगर ऑप्शन में चोक नहीं दिया है गिवन ऑप्शन में तो हो जाएगा आंसर स्प्रू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि फ्लो कौन कंट्रोल करेगा। और एक चीज़ और, अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमने जो हमेशा हम निकालते हैं, आप चोक एरिया निकालोगे तो स्प्रू, रनर और इन गेट, इन तीनों का रेशियो हमेशा लिखा रहता है। तो स्प्रू रनर और स्प्रू रनर इन गेट, इन तीनों का एरिया हमको हमेशा दिया रहता है। तो जैसे हमने अगर निकाला चोक एरिया, हमने निकाला चोक एरिया, तो चोक एरिया इन तीनों का अगर रेशियो सपोज करिए 2, 1, 2 है, और हमने फार्मूला रख के चोक एरिया निकाला, जो कि हम लोग निकालते हैं कैसे, मास बैलेंस कर देते हैं, और मास इज इक्वल्स टू CD इंटू रो इंटू वेलोसिटी लगा करके इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी √2GH। इस तरीके से हम यहाँ पर चोक एरिया निकालेंगे, ठीक ना। और चोक एरिया अगर कुछ भी आया तो यहाँ पर चोक एरिया इसका होगा, मतलब रनर का, और उसी के हिसाब से रेशियो में हम निकाल लेंगे कि स्क्रू का डाया कितना होगा, इनगेट का डाया कितना होगा। सेम टू सेम अगर इस तरीके से रेशियो ना दिया रहता, स्क्रू रनर इनगेट का रेशियो मान लीजिए दिया रहता 1:2:2, तो यहाँ से जो हम चोक एरिया निकालते वो इस बार स्क्रू का आता। तो इस तरीके से यहाँ डिजाइनिंग हम लोग करते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रोल कौन करता है फ्लो को, तो फ्लो कंट्रोल करता है कंट्रोल द फ्लो चोक रहेगा हमेशा, चोक ऑप्शन में नहीं है तो हमको स्क्रू लगाना है। फिर ये पावरिंग बेसिन है, यहाँ से मोल्टेन मेटल पावर किया जाएगा। फिर मोल्टेन मेटल को रेगुलेट कौन करता है, तो मोल्टेन मेटल को रेगुलेट करेगा रनर, और एट द एंट्री ऑफ मोल्टेन मेटल टू द माउल्ड उसको बोलते हैं इनगेट। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगा रहेगा, इसी के साथ ही ऊपर में ही स्क्रू में लगा रहता है स्ट्रेनर, तो स्क्रू में ऊपर साइड लगा रहेगा स्ट्रेनर। क्या काम करेगा स्ट्रेनर, इम्प्योरिटीज ड्रॉस को रिमूव करने के लिए रहेगा। फिर यहाँ से मोल्टेन मेटल नीचे आ रहा है तो स्प्लैशिंग ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा नीचे बना रहता है स्प्लैश कोर। स्प्लैश कोर के बाद यहाँ पर हमको वेना कॉन्ट्रैक्टा भी देखने को मिलता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा, जो कि किस चीज़ को बताएगा कि प्रेशर वगैरह कम ना हो जाए, इसकी वजह से यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा लगा रहता है। स्किम बॉब लाइटर इम्प्योरिटीज़ के लिए रहता है, फॉर लाइटर इम्प्योरिटीज़ को रोकने के लिए रहता है। और ये फ्लो को लैमिनर करता है, तो दो चीज़ें हैं, फ्लो को लैमिनर करता है और लाइटर इम्प्योरिटीज़ के लिए लगा रहता है स्किम बॉब। और फिर उसके बाद इनगेट से के थ्रू होते हुए यहाँ पर अपने मोल्ड में मोल्टेन मेटल जाता है। ऊपर रहेगा राइजर, जो कि मोल्टेन मेटल यहाँ से होते हुए ऊपर तक जाएगा, और लिक्विड और सोल्डिफिकेशन श्रिंकेज जब यहाँ पर होने लगेगा तो यहाँ से मोल्टेन मेटल फिर नीचे आकर के उसको कंपनसेट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो कास्टिंग यील्ड की बात करते हैं, तो देखिए कास्टिंग यील्ड क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेट। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं कास्टिंग यील्ड। हमेशा ध्यान रखिए कि जो फेरस मटेरियल है, फेरस मटेरियल के लिए हम लोग डाई कास्टिंग का यूज नहीं करते, तो फेरस मटेरियल में कभी डाई कास्टिंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर रस्टिंग होने का खतरा हो जाता है। इसी तरीके से एक दो चीज और ध्यान रखिए कि अल्मोनियम के लिए हम लोग यूज करते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग हम लोग यूज करेंगे अल्मोनियम के लिए। और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, लीड टिन, इन सब के लिए। लीड टिन के लिए हम लोग यूज करेंगे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। फिर अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जैसे कि कनेक्टिंग रॉड वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल मोल्डिंग यूज करेंगे। फिर अगर हमको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, पाइप वगैरह,
तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें कोर का यूज़ नहीं होता, कोर का यूज़ नहीं होता, पहली इंपॉर्टेंट बात। सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरी बात मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें और ध्यान रखिए कि आउटर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जैसे कर रहे हैं तो होता क्या है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कि मोल्टेन मेटल को हम पावर करते हैं और उसको घुमाते रहते हैं तेजी से, तो आउटर साइड में टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होने के कारण जल्दी से सोल्डिफाई होगा और फाइन ग्रेन बनेगा। फाइन ग्रेन बनेगा तो हार्ड रहेगा, डेंस रहेगा। तो डेंस और हार्ड किधर साइड रहता है? आउटर में रहता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के आउटर में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। उसके बाद फिर अगर अपने को अल्मुनियम पिस्टन वगैरह बनाना है, तो अल्मुनियम अगर हमको पिस्टन बनाना है तो क्या रहेगा इसमें? ग्रेविटी डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग से अल्मुनियम पिस्टन वगैरह बनेगा। और होलो मटेरियल वगैरह बनाना है तो होलो मटेरियल किससे बनेगा? स्लस कास्टिंग से। स्लस कास्टिंग इससे या कि ब्लो मोल्डिंग, अगर मोल्ड यूज़ करें तो ब्लो मोल्ड रहेगा, और कास्टिंग कौन सी रहेगी? स्लस कास्टिंग। तो इससे हॉलो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह ये सब बनते हैं। उसके बाद अगर हमको और तो इतना ध्यान रखिए इसमें। फिर गेटिंग डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए गेटिंग डिज़ाइन में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमको गेटिंग का जो शेप है वो कैसा रखना पड़ता है। तो देखिए आइडियली गेटिंग का जो शेप रहता है वो पैराबोलिक शेप में रहता है, तो पैराबोलिक शेप में हम उसको रखेंगे। और सिलेंड्रिकल पैराबोलिक शेप इस तरीके से रहता है, थोड़ा टेपर्ड टाइप का जो ये शेप बनेगा आइडियली पैराबोलिक रहता है, लेकिन टेपर्ड मान के चलिए। तो आइडियल शेप ऑफ द स्क्रू इज पैराबोलिक ड्यू टू द डिफिकल्टी इन मैन्युफैक्चरिंग, टेपर्ड हम उसको रखते हैं। फिर रनर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। टॉप गेटिंग, अब देखिए टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग दो तरीके से गेटिंग होती है। तो अगर आप टॉप गेटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से सपोज करिए टॉप गेटिंग हमने कर रहे हैं, ये राइजर लगाया हुआ है और यहाँ से स्प्रू भी है, ठीक ना। तो स्प्रू से मोल्टेन मेटल आ रहा है यहाँ पर, इसको टॉप गेटिंग बोलते हैं। टॉप गेटिंग में टाइम फिल करने में कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ फिल कितना, कैसे निकालेंगे इसको? तो जो अपना मोल्ड है, देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ तो राइजर लगा था हमने स्प्रू लगा दिया, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप इधर भी अगर स्प्रू आपका रखा हुआ है तो ऐसे भी इसको आप इस तरीके से करेंगे तो भी ये टॉप गेटिंग ही कहलाएगा। तो टॉप गेटिंग आप कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा जो टोटल वॉल्यूम है अपना कास्टिंग का, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड अपॉन एरिया ऑफ इनगेट। एरिया ऑफ इनगेट मतलब जहाँ से ये एंट्री ले रहा है इस चीज़ का एरिया, तो ये एरिया हो गया इंटू √2GH, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो √2GH क्या हो जाएगा? यहाँ पर H क्या होगा? तो H देखिए टोटल हाइट है स्क्रू के टॉप से लेकर के, मतलब पावरिंग बेसिंग का भी हाइट उसमें जुड़ा रहेगा। तो पावरिंग बेसिंग के टॉप से लेकर के यहाँ एंट्री फ्लूइड जहाँ हो रही है मोल्ड मेटल में, उस हाइट को टोटल हाइट बोलेंगे। तो ये अपना टाइम निकल आएगा टॉप गेटिंग का। इसी तरीके से बॉटम गेटिंग, तो बॉटम गेटिंग में ध्यान रखिए कि बॉटम गेटिंग का जो टाइम निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा। बॉटम गेटिंग में भी कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, यहाँ से मोल्टन मेटल आएगा तो नीचे से मोल्टन मेटल आएगा, यहाँ से फिर होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो मोल्टन मेटल यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम के लिए यहाँ पर कुछ पावरिंग बेसिन होगी, तो ये टोटल हाइट HT हो गया और ये हाइट H है, इसका एरिया A है ना। तो इसके लिए होगा 2 इंटू एरिया ऑफ मोल्ड। एरिया ऑफ मोल्ड ये है क्योंकि ये अपना मोल्ड है ना, तो एरिया ऑफ मोल्ड इंटू √HT, HT मतलब टोटल हाइट ये स्प्रू वाली, माइनस √HT माइनस H, ये H क्या है दूसरा वाला, तो H ये है हाइट, मोल्ड की हाइट है, अपॉन AG। AG मतलब इनगेट एरिया जिससे फ्लूइड एंट्री कर रहा है, AG इंटू √2G। तो ये होगा टाइम निकलेगा बॉटम गेटिंग का। फिर टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग में 2-3 चीज़ें और हैं ध्यान रखने लायक, तो वो मैं बता देता हूँ कि बॉटम गेटिंग अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट रहता है इसमें। अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि ये अपना मोल्ड है, मोल्ड में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो चूंकि टाइम ज़्यादा लगता है तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ΔT अपॉन H, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस टू द हाइट, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक इसी तरीके से
इसी वजह से बॉटम गेटिंग को अनफेवरेबल बोलते हैं। बॉटम गेटिंग रहती किसके लिए है, किस चीज़ के लिए बॉटम गेटिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्मोनियम वगैरह की कास्टिंग करनी है तो हम बॉटम गेटिंग का यूज़ करेंगे। इसमें क्या रहता है, टर्बुलेंस वगैरह कम रहेगा क्योंकि फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है मोल्टन मेटल, तो टर्बुलेंस वगैरह कम रहेगा। फिर टॉप गेटिंग में क्या रहता है, तो टॉप गेटिंग है फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट रहता है, तो फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा टॉप गेटिंग में, और इसमें टाइम जो है वो कम लगेगा और टर्बुलेंस ही रहेगी क्योंकि ऊपर से आ रहा है मोल्टन मेटल तो ये टर्बुलेंट रहता है। फिर फ्लूइडिटी चेक करने के लिए क्या है, स्पाइरल टेस्ट करते हैं। फ्लूइडिटी चेक करने के लिए एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो, और फ्लूइडिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो पावरिंग टेम्परेचर हम ज़्यादा रखेंगे तो फ्लूइडिटी उससे इंक्रीज होगी। फिर पावरिंग टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा रख रहे हैं तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है। विस्कोसिटी ज़्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा विस्कस है तो कम फ्लूइडिटी हो जाएगी। डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो कम फ्लूइडिटी हो जाएगी। और फिर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैं चोक एरिया के बारे में बात कर रहा था, तो इस तरीके से आपने चोक एरिया निकाला। अब स्प्रू, रनर और इन गेट, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं SRI, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस हिसाब से रेशियो दिया रहता है। सपोज करिए यहाँ पर दिया है 1:2:3, हमने चोक एरिया निकाला, तो अब जिसका सबसे कम रहेगा, सबसे कम कहाँ पर है, स्प्रू का सबसे कम दिया हुआ है, तो ये जो आप एरिया निकालोगे वो स्प्रू का आ जाएगा, और इसी हिसाब से रनर का डाया और इसका डाया आप निकाल सकते हो। फिर बात आती है प्रेशराइज गेटिंग और अनप्रेशराइज गेटिंग, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसमें इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा मास इज इक्वल्स टू मास बैलेंस कर दीजिए तो ये वैल्यू आप आ जाएगी। इसमें प्रेशराइज गेटिंग और अनप्रेशराइज गेटिंग, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अपना स्प्रू था, फिर उसके बाद इस तरीके से इनगेट है, इनगेट के बाद ये मोल्ड में मोल्टन मेटल जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे कम एरिया रख देंगे तो टोटल सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इसी वजह से स्प्रू फिर रनर फिर इनगेट, तो इनगेट का एरिया सबसे कम अगर है तो प्रेशराइज गेटिंग है, जैसे कि 2 3 1 मतलब स्प्रू, रनर, इनगेट, तो इनगेट का सबसे कम एरिया है 1 है, तो ये प्रेशराइज गेटिंग है ये वाला। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आगे चलते हैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो एक है चोर्नोवोव प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया टू द होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ध्यान रखना है, कंपटीशन वगैरह एग्जाम से पूछता है। यहाँ पर वी क्या सिग्निफाई कर रहा है, वी है वॉल्यूम, मतलब कि कितना हीट कंटेंट है उसमें। ए क्या बता रहा है, ये टोटल सरफेस एरिया है, मतलब कितना हीट ट्रांसफर कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हीट कंटेंट ज़्यादा है, वी अपॉन ए टू द रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम लेगा सॉलिडिफाई होने में, क्योंकि उसमें हीट कंटेंट ज़्यादा है और हीट ट्रांसफर कम हो रहा है ना। जैसे वी क्या बता रहा है कि वी है टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है, हीट लिए हुए है, और ए क्या बता रहा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर वी अपॉन ए का रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा हीट कंटेंट है उसमें, हीट ट्रांसफर कम हो पा रहा है, मतलब टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा ठंडा होने में। तो ये टोटल इसका कॉन्सेप्ट है। और वी अपॉन एरिया निकाल लेंगे तो स्पेयर के लिए होता है d/6, क्यूब के लिए होगा a/6, सिलेंडर के लिए हो जाएगा d/6, h इज इक्वल्स टू जब d होगा। बाकी फिर इलेप्टिकल के लिए इस तरीके से निकलेगा। फिर आगे चलते हैं राइजर में। तो देखिए राइजर में ऑप्टिमम कंडीशन ध्यान में रखिए। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है कि अगर हमने टॉप राइजर लगाया है तो टॉप राइजर में ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगी, तो टॉप राइजर की ऑप्टिमम कंडीशन होगी जब h जो हाइट है, h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/2। तो जो ये डाया है d है, तो जो ये हाइट है h इज इक्वल्स टू d/2 होना चाहिए टॉप राइजर के लिए। और इस केस में वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, d/6 हो जाएगा सिलेंड्रिकल के केस में, ये ध्यान में रखिए। और अभी साइड राइजर आप लगाओगे तो हमने यहाँ पर साइड राइजर ऐसा कुछ लगाया, और साइड राइजर की ऑप्टिमम कंडीशन कब होगी, जब h इज इक्वल्स टू हो जाएगा d, और इसका वॉल्यूम अपॉन एरिया रेशियो भी d/6 होगा सिलेंडर के केस में। फिर आगे चलते हैं, स्फीयर के केस में भी, इस केस में d/6 ही होता है। मेथड ऑफ राइजर डिजाइन। तो राइजर डिजाइन के लिए ध्यान में रखिए कि वॉल्यूम ऑफ राइजर होता है 3 टाइम्स परसेंटेज ऑफ द श्रिंकेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ये क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछेगा तो दिया रहेगा वैल्यू, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो अपना राइजर है वो बाद में सोलिडिफाई हो। सपोज करिए यहाँ पर हमने कास्टिंग थी, यहाँ हमने राइजर लगाया था, जब राइजर अगर सपोज करिए पहले सोलिडिफाई हो गया तो मोल्टन मेटल नीचे कैसे भेजेगा। तो इस वजह से राइजर हमेशा बाद में सोलिडिफाई होना चाहिए, मतलब टाइम जो लगे राइजर के सोलिडिफाई होने का वो ज़्यादा होना चाहिए।
तो टाइम हमेशा राइजर के सॉलिडिफाई होने का ज़्यादा होना चाहिए कास्टिंग से। और ये टाइम क्या सिग्निफाई कर रहा था, वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग। फिर इसके बाद फ्रीजिंग रेशियो आता है, तो फ्रीजिंग रेशियो इस तरीके से वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर टू द वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग, ये होता है फ्रीजिंग रेशियो। इसी तरीके से जो वाई डायरेक्शन में क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ राइजर टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। इस तरीके से कुछ हाइपरबोलॉइड ग्राफ बनेगा और इसके अगर अंदर है ये सारे रेशियो निकाल के देखोगे तो डिफेक्टिव कास्टिंग, और बाहर है तो ठीक ठाक कास्टिंग है। फिर दूसरा एक मेथड है नेवल रिसर्च मेथड। तो नेवल रिसर्च मेथड में क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस सेफ फैक्टर निकलता है, और सेफ फैक्टर के बाद और आपको डाटा दिया रहेगा, तो सेफ फैक्टर के हिसाब से वॉल्यूम अपॉन एरिया का डाटा दिया रहेगा और वहां से आप फाइंड करते हो। तो उतने में नहीं जाना है, आप ये ध्यान रखिए सेफ फैक्टर निकालने के लिए आता है। तो अगर क्यूब है तो क्यूब में लेंथ प्लस विड्थ अपॉन थिकनेस करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर में 2 आएगा, सिलेंडर में जब h इज टू डी है तो 2 ही आएगा। फिर मॉडुलस मेथड, मॉडुलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1.2 मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ राइजर शुड बी इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग। फिर पोजीशन ऑफ राइजर, तो पोजीशन ऑफ राइजर इतना कहीं पूछता उसका नहीं है, देखना हो तो आप एक बार देख सकते हो। फिर चिल्स और पैडलिंग, तो देखिए डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करने के लिए हम चिल्स का यूज करते हैं, है ना। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करने के लिए चिल्स का यूज करेंगे, और चिल्स को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट्स का यूज होगा। तो चिल्स को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट्स का यूज होगा, और चिल्स और पैडलिंग आर यूज्ड टू ऑब्टेन द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए चिल्स और पैडलिंग का यूज करते हैं, क्रिटिकल सेक्शंस में इनको हम लगाते हैं। उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडेबल मोल्ड और टेम्परेरी मोल्ड। तो एक्सपेंडेबल मोल्ड और टेम्परेरी मोल्ड कौन कौन से हैं, सेल मोल्डिंग हो गया, सैंड मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फुल मोल्डिंग और CO2 मोल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल मोल्ड। फिर परमानेंट मोल्ड क्या होता है, परमानेंट मोल्ड मतलब कि आपने एक बार मोल्ड तैयार कर लिया, उसी में आप कास्टिंग करते जा रहे हो, जैसे डाई कास्टिंग हो गया और स्लस कास्टिंग हो गया, स्क्वीज कास्टिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया, ये सब परमानेंट है। एक्सपेंडेबल में क्या रहता है कि कास्टिंग जो आपका बन चुका है उसको निकालने के लिए ये जो मटेरियल है ना यहाँ तोड़ना पड़ता है इसको, इस वजह से इसको एक्सपेंडेबल या टेम्परेरी बोलते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस कास्टिंग, तो कंटिन्यूअस कास्टिंग में क्या रहता है कि मोल्टन मेटल आप डालते जाते हो और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता जाता है। यहाँ पर आप मोल्टन मेटल डालें, यहाँ रोलर रोड सब कुछ लगा हुआ है और प्रोडक्ट फाइनल निकलता जा रहा है, जैसे कि लॉन्ग बार्स हो गया, रॉड हो गया, सीट हो गया, तो इन सब में कंटिन्यूअस कास्टिंग इसको बोलते हैं। फिर सेल मोल्डिंग, तो सेल मोल्डिंग को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या रहता है इसमें। एक इस तरीके का पैटर्न रहेगा, इसको हीट करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर हम रेजिन बाइंडर रखेंगे अल्कोहल के साथ मिक्स करके। इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, फिनोलिक रेजिन या कि फाइन ग्रेन सिलिका, इन तीनों का मिक्सचर हम यहाँ रखते हैं। फिर इसको उल्टा देंगे तो कुछ ये जो नीचे था ये इसके ऊपर आ जाएगा, और जितनी थिकनेस आपको चाहिए तो उतनी देर तक, मतलब थिकनेस ये टाइम के साथ वेरी करेगा, ठीक ना, टाइम के साथ ये थिकनेस वेरी करेगा। तो अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो ज़्यादा देर तक आप ऐसे ही रखिए, तो उसके हिसाब से फिर आप इसको फिर उल्टा दीजिए, फिर आप उल्टा देंगे तो जो बाहर था ये सब नीचे आ जाएगा और इसमें कुछ लगा रह जाएगा, मतलब एक फिक्स थिकनेस का अपने को मोल्ड तैयार हो रहा है, फिक्स थिकनेस का तैयार हो गया। अब इसको आप यहाँ से इधर से निकाल दीजिए तो ये मिल गया। इसी तरीके से 2 ठो बना लेंगे और 2 ठो बना करके जिस शेप का अपने को चाहिए तो यहाँ से मोल्टन मेटल डाल देंगे तो ये शेप अपना बन जाएगा, और फिर इसको तोड़ देंगे बाहर तो ये अंदर अपना कास्टिंग तैयार हो जाएगा। ये टोटल है सेल मोल्डिंग का। इसका एप्लीकेशन मैंने पहले ही बताया कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए और जिसमें अपने को स्ट्रेंथ वगैरह ज़्यादा चाहिए और क्रिटिकल शेप वगैरह भी बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स और सिलेंड्रिकल जो कनेक्टिंग रॉड होता है, तो सिलेंड्रिकल कनेक्टिंग रॉड के लिए ये इसका एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी सेम इसी तरीके से है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होगा कि हम एक पैटर्न बना लेंगे वैक्स का कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे हम इस तरीके से पैटर्न बना लेंगे वैक्स का। इसको एक्सपेंडेबल पैटर्न भी बोलते हैं कि लोस्ट वैक्स पैटर्न मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पैटर्न बना लेंगे ट्री टाइप का हर जगह, और फिर इसमें क्या होगा कि मोल्टन मेटल यहाँ पर हम पावर करेंगे तो मोल्टन मेटल यहाँ पर हर जगह चला आएगा। मोल्टन मेटल पावर करने से पहले इसको हम डिप करते हैं स्लरी में। इंपॉर्टेंट है डिपिंग, पूछता है डिपिंग किस प्रोसेस में होता है,
डिपिंग इन स्लरी, तो वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का पार्ट है। तो डिपिंग करेंगे तो इसके चारों तरफ स्लरी लग जाएगा, जिस तरीके से हमने सिल मोल्ड में किया था। फिर उसके बाद मोल्टन मेटल यहाँ पर डालेंगे तो मोल्टन मेटल इसके अंदर आ जाएगा, और मोल्टन मेटल आने के बाद इसको हम गर्म कर देंगे तो जो मोम था या कि वैक्स था ये पिघल जाएगा, पिघल करके बाहर निकल जाएगा और अपना कास्टिंग बचेगा। फिर इसको हम इसको अब हमको ये निकालना है, ठीक ना, इसको तोड़ करके निकालना है। तो वाइब्रेशन मैकेनिज्म इसमें अपनाएंगे, मतलब वाइब्रेट करेंगे इसको, वाइब्रेशन मशीन में ले जाएंगे और वाइब्रेट करवाएंगे, मशीन रहती है उसका, तो उससे ये अपने को फाइनल कास्टिंग मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये सारा कुछ करते हैं वैक्यूम प्रोसेस में, ताकि गैस डिफेक्ट इसमें ना आए, और बहुत ही उम्दा इसमें सरफेस फिनिश और स्ट्रेंथ और इंट्रिकेट शेप, इस तरीके से आप क्लोज टॉलरेंस वगैरह इससे फाइंड कर सकते हो। मेन इसका एप्लीकेशन टरबाइन ब्लेड, ये एकदम ध्यान में रहे, टरबाइन ब्लेड इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आता है। फिर डेंटूरस, डेंटूरस मतलब ये डेंटिस्ट वगैरह लोग यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला एप्लीकेशन, और टरबाइन ब्लेड, तो इन दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं। फिर फुल मोल्ड हो गया, फुल मोल्ड पैटर्न जैसे पॉलीस्टाइरीन, इपॉक्सी, फोम, और ये ध्यान में रखिए एप्लीकेशन इसका है फिटिंग लॉक, इतना आता होता कहीं नहीं है। कैविटीलेस मोल्डिंग, तो कैविटीलेस मोल्डिंग, इवोपरेटिव पैटर्न कास्टिंग, लोस्ट फोम प्रोसेस इज नोन एज फुल मोल्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नेम याद रखिए। फुल मोल्डिंग क्या है? लोस्ट फोम प्रोसेस, लोस्ट फोम प्रोसेस और इवोपरेटिव पैटर्न कास्टिंग, ये है फुल मोल्डिंग। उसके बाद चलते हैं CO2 मोल्डिंग में, तो CO2 मोल्डिंग में सिलिका जेल यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिका जेल किस में यूज़ करते हैं? CO2 मोल्डिंग में यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं रहता, CO2 गैस आप पास करवाते हो और उसी के थ्रू उसमें मोल्ड वगैरह तैयार होता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब ये ध्यान रखें कि सिलिका जेल रहता है, इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ CO2 की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए सिलिका जेल हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हमने पहले ही बात की है कि होलो सिलेंडर पाइप आप बना सकते हो, कोर का यूज़ नहीं होता, कोर का यूज़ नहीं होता, सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, जैसे प्रोपेलर सॉफ्ट वगैरह हो गया, तो ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल में पुली व्हील्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, जबकि फ्लाई व्हील, पुली व्हील, फ्लाई व्हील ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल है। और सेंट्रीफ्यूगिंग, सेंट्रीफ्यूगल में क्या रहता है? अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल, जैसे ये सब सिमेट्रिक था तो ये नीचे वाला अनसिमेट्रिक है सेंट्रीफ्यूगिंग में, सेंट्रीफ्यूगिंग में अनसिमेट्रिक। उसके बाद डाई कास्टिंग में चलते हैं, तो देखिए डाई कास्टिंग दो तरीके से होगा, एक ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग होगा, और एक प्रेशर डाई कास्टिंग। तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग हम लोग अल्मोनियम वगैरह, अल्मोनियम ब्लॉक वगैरह हम लोग बनाते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिए। एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, स्ट्रेंथ हार्डनेस ज़्यादा रहेगा। और देखिए स्ट्रेंथ हार्डनेस ज़्यादा क्यों रहता है, इन सब चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप ये मोल्ड था, अपना मोल्ड अपना मेटल्स का है, ठीक ना, मोल्ड अपना मेटल का है, और यहाँ पर हम कास्ट कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है और फाइन ग्रेन्स बनती हैं, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा रहती है। फिर प्रेशर डाई कास्टिंग, तो प्रेशर डाई कास्टिंग में दो चीज़ें हैं, हॉट चेंबर और कोल्ड चेंबर। हमने इसका एप्लीकेशन की बात कर ली है कि हॉट चेंबर के लिए लीड टिन जिंक का यूज़ करेंगे, अल्मोनियम का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अल्मोनियम हॉट चेंबर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि अल्मोनियम जो जिससे हम अल्मोनियम को प्लंजर से प्लंज करके अल्मोनियम को भेजते हैं मोल्ड में, तो वो बीच में स्टिक करने लगता है, तो स्टिकिंग टेंडेंसी के कारण अल्मोनियम का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। कोल्ड चैम्बर के लिए अल्मोनियम, कॉपर, ब्रास, इनका हम कोल्ड चैम्बर में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मोल्ड यहाँ है तो फर्नेस जो रहेगा गर्म करने वाला वो दूर रहता है, और इसमें हॉट चैम्बर में क्या रहता है कि जहाँ पर मोल्ड हो रहा है, जिस सेटअप में मोल्ड हो रहा है उसी सेटअप में फर्नेस भी रहेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका वो डिफरेंस है। फिर प्रोडक्शन रेट में डाई कास्टिंग में ज़्यादा रहेगा, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डाई कास्टिंग से कम बनेगा, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बनेगा, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल डाई कास्टिंग में कम रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा। फिर प्रोडक्शन रेट इन्वेस्टमेंट का कम रहेगा, और जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में खर्चा ज़्यादा लगता है डाई से, दोनों खर्चीले हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रहता है। स्लश कास्टिंग, तो स्लश कास्टिंग थिन हॉलो के लिए स्लश कास्टिंग रहता है, थिकनेस जो मैं बता रहा था कि टाइम से डिपेंड करेगा, तो थिकनेस ऑफ कास्टिंग T = C1 टाइम प्लस C2, ये ध्यान में रखिए। स्क्वीज कास्टिंग में ब्रेक शू मेड अप ऑफ अल्मोनियम स्क्वीज कास्टिंग से, और बुश मेड अप ऑफ अल्मोनियम। फिर
इसमें दो तीन चीज़ें और ध्यान में रखिए, जैसे कि एक होता है स्लैंट ब्लास्टिंग। तो स्लैंट ब्लास्टिंग क्या होता है? सैंड ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग एक है सैंड मुलर सैंड ब्लास्टिंग, और एक और इसमें ध्यान रखना है आपको, डाई इलेक्ट्रिक बेकर। तो डाई इलेक्ट्रिक बेकर, देखिए डाई इलेक्ट्रिक बेकर होता है कोर मेकिंग के काम में आता है। कोर मेकिंग के काम में सैंड मुलर आता है सैंड मिक्सिंग के लिए, और सैंड ब्लास्टर आता है क्लीनिंग के लिए। और ब्लास्टर वगैरह में रहता कुछ नहीं है, दो छोटे छोटे बॉल्स रहेंगे, तो उनको जो हम मोल्ड बना लेंगे तो उनको छोटे बॉल्स को उन मोल्ड के ऊपर ऐसे मूव करवाते हैं ताकि जो कुछ भी ग्रेन ऊपर थोड़ा सा निकला रहे तो वो दब जाए, इस तरीके से, मतलब क्लीनिंग के काम में आता है। तो सैंड ब्लास्टर क्लीनिंग के लिए, स्लैंड मुलर मिक्सिंग के लिए, और डाइलेक्ट्रिक बेकर हो जाएगा कोर मेकिंग के लिए। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। लगभग हमने सारे चीज़ें कवर कर ली हैं, इसमें ज़्यादा कुछ छूट नहीं रहा है। और हाँ, इतना ही है। सो थैंक यू सो मच।